नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रतुल्ला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबासा चंपावत में रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सब लोग कह रहे हैं धामी जी एक तरफा जीत रहे हैं, परंतु आप लोगों को कहना चाहिए कि 31 मई को हम सब वोट डालने जाएंगे और एक तरफा जिताएंगे। ऐसे क्षेत्र में जाऊंगा जिस क्षेत्र में मैं भी केवल लोग मुझे न जाने, मैं भी लोगों को व्यक्तिगत रूप से कम हजारों लोगों को मैं जानता हूं। इस पूरे क्षेत्र में अगर हम यहां से बात करें, यहां से शुरू हो जाए, हमारा जो जगबोड़ा पुल से शुरू होकर वहां मानेश्वर तक जो है लगातार चलती हो, सुखी ढांग हो, बनमसा हो, टनकपुर हो, हमारा गुरूम क्षेत्र हो, चाहे हमारा तामली मंच का क्षेत्र हो, अमोड़ी का क्षेत्र हो, यानी बाबा बयान बुरा वाला स्थान हो जहां हम लोग जाते हैं अक्सर, ऐसे सब स्थानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और यह क्षेत्र और वह क्षेत्र कोई अलग अलग क्षेत्र नहीं है। यह जरूर था कि इसके उधर को खटीमा विधानसभा थी, इधर को चंपावत विधानसभा थी, लेकिन यहाँ के हमारे सबके दिल मिले हुए हैं, पहले से दिल मिले हुए हैं। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारे प्लान, बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए बनाई है। अभी 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आ रहे हैं। योगी जी भी एक सभा को संबोधित करेंगे यहाँ पर 3 घंटे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबासा चंपावत में रोड शो निकाला और इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सब लोग ये कह रहे हैं कि सीएम धामी एक तरफा जीत रहे हैं, परंतु आप लोगों को कहना चाहिए कि 31 मई को हम सब वोट डालने जाएंगे और एक तरफा जिताएंगे। तो आपको बता दें सभी बातें सीएम धामी ने जब वो अपना एक रोड शो कर रहे थे उस दौरान कही हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबासा चंपावत में रोड शो उनके द्वारा निकाला गया और इस दौरान उन्होंने वहां पर इकट्ठे सभी लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जो है सीएम की एक तरफा जीत होगी, लेकिन उन्हें ये कहना चाहिए कि 31 मई को हम सब वोट डालने जाएंगे और एक तरफा जिताएंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिस तरीके से हम सबको पता है कि एक बार फिर से उन्हें उपचुनाव लड़ना है, जो कि वो चंपावत से लड़ने वाले हैं, और इसी के चलते आपको बता दें कि उन्होंने चंपावत के बनबासा में एक रोड शो किया है और उस रोड शो में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि सीएम धामी की एक तरफा जीत होगी। पीएम मोदी से किया वादा लक्ष्य सेन ने आखिरकार निभा दिया है। आपको बता दें रविवार को खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में सेन ने पीएम मोदी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की बाल मिठाई दी। आपको बता दें कि पहली बार 15 मई को थॉमस कप जीतकर भारत के इतिहास भारत ने रच दिया था और फाइनल में जीतने के बाद पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ टेलीफोन पर बात की थी और खिलाड़ियों को बधाई दी थी। उन्होंने लक्ष्य सेन से अल्मोड़ा की बाल मिठाई लाने का भी अनुरोध किया था, जिस पर सेन ने कहा था कि वो जरूर बाल मिठाई लेकर उनके लिए आएंगे और पीएम मोदी ने लक्ष्य को अल्मोड़ा की बाल मिठाई लाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो उनके बहुत आभारी हैं।
चलिए, लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा। तो आपको बता दें कि लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुके हैं, तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री और जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनके बीच वार्ता हुई थी और उसी दौरान प्रधानमंत्री ने लक्ष्य से बाल मिठाई लाने का अनुरोध किया था और इसी उपलक्ष्य में जो लक्ष्य है उन्होंने प्रधानमंत्री को बाल मिठाई भेंट स्वरूप दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि वे कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए वे जल्द ही एक कमेटी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि देश के अन्य राज्य भी अपने यहाँ कॉमन सिविल कोड लागू करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हर मायने में देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रदेश की पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और अपराधियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेने के बाद पुलिस एक स्पेशल ड्राइव चला रही है। इसके तहत लोगों का फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और सीएम धामी ने कहा कि हम धर्मांतरण के कानून को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। आगे सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और धर्म और संस्कृति का केंद्र है। केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जनता को उन्होंने राहत दी है। हमने प्रदेश में पहले भी वैट में कटौती की थी। आज केंद्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है कि देश की जनता को उन्होंने सीधे राहत दी है और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले भी अपने वैट में कटौती करी थी और जनता को जो राहत हम लोग दे सकते थे हमने तब भी दी। आज प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय स्तर पर निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे आम जनता को सीधे सीधे फ़ायदा होगा। 6 रुपये और 8 रुपये जो पेट्रोल और डीजल में कम हुए हैं, इसके साथ साथ गैस के सिलेंडर में भी 200 रुपये की जो 200 रुपये घटाए हैं, उससे आम जनता को और महंगाई को जो कम करने में निश्चित रूप से इसका जो है एक जाएगा, जिससे जनता को सीधी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में की जा रही कटौती को लेकर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत अब जल्द ही देश भर में केंद्र सरकार और पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जाएगी। जहां पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार ने 9.50 रुपए की छूट देने जा रही है, तो वहीं डीजल में अब 17 रुपए की छूट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां दुनिया भर में महंगाई बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया है। दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से जूझ रही है। भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास है और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या स्थिति है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, पूरे यूरोप में महंगाई बढ़ी हुई है। इंग्लैंड में 10% के आसपास है। अमेरिका से हम लौट के आए, अभी फूड इन्फ्लेशन 9.5% के आसपास है। तो इस दुर्धर्ष परिस्थिति में भी जनता को कैसे राहत दी जा सके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत उदारता के साथ यह परिचय दिया है। चूंकि अब 2014 उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से अब तक लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, खास बात यह है कि प्रदेश से आ रहे
श्रद्धालुओं की ना तो कोविड जांच हो रही है और ना ही कोरोना नियमों का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के दौरान कोरोना की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में कोरोना होने की पुष्टि की है। इससे पूरी टीम में इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में विभिन्न जगहों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ भाड़ में कोरोना का प्रसार होने की संभावना बेहद ज्यादा है। चूँकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आई है। उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से और डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। आज बहुत ही बुरी दुर्दशा चारधाम यात्रा की हो गई है। मैं लगातार कहते रहा कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार नहीं चाहती और बहुत लेट होने के बाद जब 34 लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की। कार्डियक अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ कार्डियक का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो हार्ट की प्रॉब्लम होने पे वहाँ देखभाल कर सके और सरकार बिल्कुल उदासीन बनी हुई है। रोड्स की हालत ठीक नहीं है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज 19 दिन की इस यात्रा में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो अपने आप में बहुत ही दुखद है। सरकार को टाइम रहते चेत जाना चाहिए। उत्तराखंड के आने वाले समय के भविष्य को भी निर्धारित करेगा क्योंकि जो आने वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि उनको आना है या नहीं आना है। ये दुर्दशा उन गरीबों की भी है जो 50-50 हज़ार रुपये किसी तरीके से अपने जीवन भर की कमाई जमा करके केदारनाथ बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। आज उनको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनकी यात्रा को रोक दिया गया है, उनका जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आधी यात्रा छोड़ के वापस जाएं या क्या करें। निश्चित ही बहुत ही कमज़ोर लचर सरकार है और देर से जागने वाली सरकार है। सरकार की प्रायोरिटी में ये हमारी चारधाम यात्रा नहीं है ऐसा लगता है। कुप्रबंधन चारों ओर दिखाई दे रहा है, यात्री परेशान है। लोग ज़्यादातर जो डेथ हैं वो ऑन रूट हो रही हैं। लोग सडन डेथ है ये, जिसका पोस्टमार्टम तो हम करा रहे हैं पर पोस्टमार्टम से बहुत कुछ रिवील नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि या तो उन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस रही होंगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, और कुछ लोगों में 1-2 लोगों में कोविड की भी पुष्टि हुई है कि ये कोविड बीमारी से पूर्व में कभी ग्रस्त रहे थे, इसकी भी पुष्टि हुई है। तो मैडम जो फिर ऐसे में रैंडम जांच चल रही है कोविड की? रैंडम जांच चल रही है। जो हमारे हाई रिस्क हैं लोग हैं 50 से ऊपर, हमारी कोशिश है कि हम चढ़ाई में चढ़ने से पहले उनकी जांच करें और अगर उनमें कोई कोमॉर्बिड सिचुएशंस लगती हैं या वो हाई रिस्क में दिखते हैं तो उनसे विश्राम करके आगे बढ़ने की सलाह उन्हें दी जा रही है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखते हैं तो उनको ये भी सलाह दी जा रही है कि आप कृपया यात्रा स्थगित कर दें। कुछ लोगों ने ऐसा किया है यात्रा स्थगित? कुछ लोगों ने यात्रा स्थगित की है और कुछ लोगों से हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं जो आए हैं और जाना ही चाहते हैं तो वो तो चलिए फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। थॉमस कप विजेता टीम के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज अपने जन्मस्थली अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर अल्मोड़ा की जनता और खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने कुमावी बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। लोगों द्वारा लक्ष्य सेन और उनके परिवार का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। विश्व विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के साथ उनके पिता डीके सेन जो कि बैडमिंटन कोच हैं और उनके साथ उनकी मां मंजू सेन और छोटा भाई चिराग सेन भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा पहुंचने पर लक्ष्य सेन ने कहा कि अल्मोड़ा के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से वो आज यहां पहुंचे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले और उनको अल्मोड़ा की बाल मिठाई भी भेंट की और प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा की बाल मिठाई की बहुत तारीफ की। जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं
लोग का टीम वर्ल्ड कप जीता है और एक ये काफ़ी सालों बाद इस इवेंट में हम लोग जीत के आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस आके, जितना प्यार मिल रहा है यहाँ पे आके। और कल मोदी जी से भी हम मिले थे, तो आई थिंक उनका भी काफ़ी अच्छा उनसे बातचीत हुई थी और काफ़ी उनने मोटिवेट किया था हमें, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप अल्मोड़ा आए हैं तो किस तरह से लगता है कि आपने गृह जनपद है, क्या कहना है आपको? जी, हर समय जब भी मैं आता हूँ ऐसे लोग वेलकम करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। अगला लक्ष्य क्या रहेगा? जी, आगे अभी है काफ़ी टूर्नामेंट्स है, इंडोनेशिया, मलेशिया ओपन है और फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो मैं चाहूँगा कि उसमें अच्छा करूँ। मोदी जी ने मिठाई भी मांगी थी, मिठाई दी तो क्या काम होता है? बाल मिठाई का क्या? जी हाँ, जब मेरा मैच के बाद उनसे बात हुआ था तो उनने कहा था कि मेरे लिए मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा तो बाल मिठाई लेके आना, तो मैं कल लेके गया था, तो वो काफ़ी खुश थे। और बाल मिठाई देखिए, ये हम सब के लिए, पूरे अल्मोड़े के ज़िले के लिए और अल्मोड़े नगर के लिए हम सबको ये गौरवान्वित होने का अवसर दिया है कि हमारे यहाँ के बेटे ने जो हमारा थॉमस वर्ल्ड कप है उसमें यहाँ से कहते कप जीतने का काम किया है। 73 साल बाद हमारे भारत ने इस कप को जीता है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। ये ऐतिहासिक जीत है और आज अल्मोड़े के लोग अपने बेटे के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं पुनः पूरे क्षेत्र की ओर से, जिले की ओर से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक ली। आपको बता दें कि साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है और मेडिकल के छात्रों की क्लासेस शुरू हो गई हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि कई सालों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को रन किया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने अब इसको शुरू कर दिया है। बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, 100 बच्चों के एडमिशन हो गए और पहला बैच शुरू हो गया। तो पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए था कि बहुत सालों के बाद ये काम शुरू हुआ है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। डीएलएड कर चुके उपाधि धारकों ने आज शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से अल्मोड़ा राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुलाकात की और प्रदेश में की जा रही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने की मांग की। शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देश के समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत प्रशिक्षित करवाया गया था। 16 दिसंबर को भारत सरकार व 6 जनवरी को राष्ट्र व अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को लिखित आदेश जारी किया था, जिसके क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने भी इन्हें 15 जनवरी को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद में 10 फरवरी को रद्द कर दिया गया था। और यदि यही रवैया रहा तो आंदोलन की धार को और तेज किया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जाएगी। हम निजी विद्यालय के शिक्षक हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से हमको डीएलएड करवाया हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच ने पहले निर्णय दिया हुआ है कि इनको भर्ती में जो गतिमान 2648 की भर्ती चल रही है उसमें हमको सम्मिलित किया जाए। और 28 अप्रैल को अपना डबल बेंच ने भी यह आदेश दिया है कि इनको भर्ती में शामिल करें, काउंसलिंग इनकी की जाए। परंतु सरकार ने अभी जो भर्ती गतिमान चल रही थी उस पर रोक लगा दी है और हमारे विषय में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। और आज हम अल्मोड़ा में माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे इस आदेश का शासनादेश जल्दी से जल्दी जारी करते हुए हमको इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच ने पहले निर्णय दिया हुआ है कि इनको भर्ती में जो गतिमान 2648 की भर्ती चल रही है उसमें हमको सम्मिलित किया जाए। और 28 अप्रैल को अपना डबल बेंच ने भी यह आदेश दिया है कि इनको भर्ती में शामिल करें, काउंसलिंग इनकी की जाए। परंतु सरकार ने अभी जो भर्ती गतिमान चल रही थी उस पर रोक लगा दी है और
हमारे विषय में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। और आज हम अल्मोड़ा में माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे इस आदेश का शासनादेश जल्दी से जल्दी जारी कर। बीती 14 अप्रैल को मंडी चौकी क्षेत्र के बरेली रोड निवासी शिव किशोर कपूर के घर चोरी की घटना में शहर के बड़े व्यापारी शिव कपूर के घर से चोरों ने 8.5 लाख की नकदी और करीब 70 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर उड़ा ले गए। जबकि बीती 6 मई को टीपी नगर चौकी क्षेत्र के रामबाग कॉलोनी निवासी हाईकोर्ट की अधिवक्ता ज्योति सिंह के घर से चोरों ने लाखों के सोने चांदी और हीरो के जेवर के साथ 22,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़कर इन दोनों चोरियों का खुलासा कर दिया गया है। एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंश सिंह ने बताया कि इन वारदातों में 3 आरोपी शामिल थे। ये मंडी क्षेत्र में चोरियां हो रही थी और कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। कुछ टीमें पुराने जो अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में लगाई गई, कुछ टीमें जेल के लिए लगाई गई, कुछ टीमें सीसीटीवी को चेक करने के लिए लगाई गई। तो जो सीसीटीवी वाली टीम थी उसने लगभग 200 से 250 कैमरों को चेक करने के बाद ये लोग आइडेंटिफाई हुए, जिसमें सलमान हुसैन जो खटीमा का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया है। उसके पास से चोरी किया गया सामान, एक पाजेब, एक सोने की चेन और कुछ नोज पिन बरामद हुई हैं इससे। और इसका एक साथी दीपक गुप्ता है जो सितारगंज का रहने वाला है, वो भी इसके गैंग का सदस्य है, वो भी अभी जेल में बंद है। और इसका एक साथी जो खटीमा का रहने वाला है वो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। उसको अरेस्ट करने के लिए भी टीमों का गठन किया गया। ये लोग, इनका आपराधिक इतिहास है। दीपक गुप्ता अभी भी चोरी के केस में बंद है, जो उसने दिनेशपुर में चोरी की थी। इसके अलावा ये इन्होंने कई सारी चोरियां की हैं, इनका आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है। ये खटीमा में, सितारगंज में, दिनेशपुर में और बरेली के आसपास क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और पुलिस टीम ने ये बहुत अच्छा काम किया है। एसएसपी महोदय की तरफ से पूरी पुलिस टीम को 2,500 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई। ये लोग उन घरों को निशाना बनाते थे, पहले दिन में रैकी करते हैं, रैकी करते हुए ये देखते हैं कि कौन से घर में अखबार पड़े हुए हैं, कौन से घर में पानी नहीं बह रहा है, जिसके बाहर के जो जगह सूखी हुई है। इसके आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। और रात्रि के समय जब वो आते हैं और उनको लाइट बंद मिलती है और अखबार भी पड़े हुए मिलते हैं, तो उनको ये मुतमिन हो जाते हैं इस बात से कि ये घर बंद है और यहाँ चोरी की जा सकती है। और इसी आधार पर इन लोगों के द्वारा ये हल्द्वानी क्षेत्र में चोरियां की गई हैं। तो फिलहाल अपन उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।